नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य AVST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। जो आज टॉपिक लिया है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। पूंजी संरचना क्या होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पूंजी संरचना की जो परिभाषा है वो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताई गई है, यानी एक कंपनी द्वारा कुल पूंजी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। पूंजी संरचना क्या है? एक कंपनी द्वारा जो अपनी कुल पूंजी जिन जिन स्रोतों से प्राप्त की जाती है वो सभी स्रोत पूंजी संरचना के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंश पूंजी से, ऋण पत्र से, अन्य दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त की जा सकती है। अंश पूंजी में समतांश व अधिमानांश पूंजी को सम्मिलित किया जाता है। समतांश पर लाभांश देना अनिवार्य नहीं होता। देखिए बच्चों, पूंजी संरचना यानी कंपनी की कुल पूंजी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है तो वो पूंजी संरचना होती है। और इस पूंजी संरचना में तीन चीज़ें सम्मिलित की जाती है: अंश पूंजी, ऋण पत्र व अन्य दीर्घकालीन ऋण। और अंश पूंजी की बात की जाए तो अंश पूंजी में समतांश और अधिमान अंश पूंजी को सम्मिलित किया जाता है। अब आगे ध्यान देने योग्य बात यह है कि समतांश पर लाभांश देना अनिवार्य नहीं होता है। समतांश है उन पर लाभांश जो भी डिविडेंड है वो देना अनिवार्य नहीं होता है। जबकि अधिमान अंश, जिनका नाम पूर्वाधिकार अंश भी है, प्रेफरेंस शेयर कहते हैं इंग्लिश में, पर लाभांश व ऋण पत्र और दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज देना अनिवार्य होता है। इसलिए ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों, मुख्य रूप से अधिमान अंश व ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त पूंजी एक कंपनी पर स्थायी प्रभार उत्पन्न करती है। स्थायी प्रभार का मतलब है कि भाई समतांश है उन पर लाभांश देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अधिमान अंश और ऋण पत्रों पर अगर हम पूंजी अधिमान अंशों से लेते हैं और ऋण पत्रों पर लेते हैं तो इनको अधिमान अंशों को लाभांश देना पड़ेगा और ऋण पत्रधारियों को ब्याज देना पड़ेगा। तो एक स्थायी प्रभार कंपनी पर उत्पन्न होता है। ये बातें इस पैराग्राफ नंबर 2 में बताई गई है। अब नंबर 3 पे आता है कि एक कंपनी की पूंजी यानी एक कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था जो करती है उसे ही पूंजी संरचना के नाम से जाना जाता है। यानी एक कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था किन स्रोतों से करती है वही उस कंपनी की पूंजी संरचना कहलाती है। ध्यान रखिए, कंपनी को प्रारंभ में अंश पूंजी तथा बाद में यानी प्रारंभ यानी स्थापना के समय अंश पूंजी तथा बाद में विकास की अवस्था में ऋण पत्र एवं प्रतिधारित अर्जनों का उपयोग करना होता है। पूंजी संरचना में व्यवसाय की अनुकूलतम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी के लिए कौन सा भाग किस स्रोत से लेना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात है, यानी पूंजी संरचना में व्यवसाय की अनुकूलतम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि कुल आवश्यक पूंजी के लिए कौन से भाग किस पूंजी स्रोत से लेना चाहिए। ये हम पूंजी संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। अब आपको ध्यान देना है जो मैंने पेज में मिड में बताया है, पूंजी संरचना और वित्तीय संरचना। पूंजी संरचना और वित्तीय संरचना है, इसमें क्या अंतर है इसको मैंने नीचे एक पाई चार्ट में भी बताया है। यानी वित्तीय संरचना का क्षेत्र विस्तृत है, यानी वित्तीय संरचना में पूंजी संरचना भी सम्मिलित है, देखिए आप पाई चार्ट में, लेकिन पूंजी संरचना में वित्तीय संरचना सम्मिलित नहीं है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि वित्तीय संरचना में पूंजी संरचना भी सम्मिलित है। अब हम सबसे पहले पूंजी संरचना को देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1 में। पूंजी संरचना एक गुणात्मक पहलू है जो यह बताती है कि एक संस्था का पूंजी स्वरूप क्या होना चाहिए। अर्थात पूंजी संरचना का आशय है पूंजी के स्वरूप या प्रकार को निश्चित करना।
पूंजी संरचना तथा वित्तीय संरचना में भी पर्याप्त अंतर है। पूंजी संरचना संस्था का स्थायी अर्थात पूंजी प्रबंधन है, जिसके अंतर्गत पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि वित्तीय संरचना में दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। नीचे फॉर्मूले के माध्यम से भी मैंने आपको बताया है। पूंजी संरचना में समतांश पूंजी, अधिमानंश पूंजी, संचय कोष और दीर्घकालीन ऋण, जबकि वित्तीय संरचना में पूंजी संरचना व चालू दायित्व, यानी पूंजी संरचना वित्तीय संरचना जो है उसमें पूंजी संरचना तो है ही और एक और बढ़ा दिया जाता है प्लस चालू दायित्व, यानी पूंजी संरचना में समतांश पूंजी, अधिमानंश पूंजी, रिजर्व एंड सरप्लस यानी संचय कोष और दीर्घकालीन ऋण, और वित्तीय संरचना में जो उपरोक्त पूंजी संरचना है उसको सम्मिलित करने के साथ साथ चालू दायित्वों को भी जोड़ा जाता है। धन्यवाद।